श्री धन्या श्रेणी के पांचों मिलेट्स में ये सबसे महत्वपूर्ण मिलेट है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके खेत के लिए अच्छा है बल्कि सबसे जरूरी अंग शरीर का जो है लिवर, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आइए इस वीडियो में हम बार्नयार्ड मिलेट, जिसको सावा भी बोलते हैं, उसकी खेती के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और ये भी समझते हैं कि क्यों ये हमारे शरीर के लिए इतना लाभकारी है। सबसे पहले खेत की तैयारी के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक जुताई या तो टिलर से या फिर हैरो से करानी है। उसके बाद इसमें बीज डाल देना है और बीज डालने के बाद एक बार फिर टिलर चलाना है। और साथ में याद रखें कि टिलर के साथ आखिरी जो जुताई होनी है उसमें पाटा या लेवलर लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग रोटावेटर यूज़ करते हैं वो ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि रोटावेटर चलाने से खेत में अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो जो बीज उपजता है या जर्मिनेशन होता है वो बहुत कम रहेगा। तो बेस्ट है कि आप हैरो से पहली जुताई कर लें या टिलर से कर लें, और जब बीज बखेर दे ब्रॉडकास्टिंग विधि से तो उसके बाद आप दोबारा से टिलर लगाते समय पाटा ज़रूर लगाएं। यहाँ पे हमें एक बात बहुत ध्यान में रखनी है, वो ये है कि बीज बोते समय हमारी ज़मीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, सूखी ज़मीन में हम कर देंगे, पर्याप्त नमी नहीं होगी तो जर्मिनेशन कम रहेगा। अगर हम बीज दर की बात करें और अगर आप ब्रॉडकास्टिंग विधि से या अगर बखेर कर इसकी बिजाई कर रहे हैं तो आपको करीब 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज चाहिए होगा। ये ज़्यादा ही होगा, इससे थोड़ा कम भी लग सकता है, पर 2.5 किलो से ज़्यादा ना लगाएं। और अगर आप सीड ड्रिल से करते हैं तो और भी कम लगेगा। इसकी बिजाई का सही समय गर्मियाँ स्टार्ट होते ही हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है तो आप इसको सर्दियाँ ख़त्म होते ही लगा सकते हैं, और अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो जब मानसून आपके यहाँ पे आए तो मानसून आने से जस्ट पहले आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। वैसे इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसको पानी कम से कम ही देना अच्छा होता है। ज़्यादातर ये बारिश के पानी से ही हो जाता है, और अगर किसी वजह से बारिश नहीं होती है या आप ऐसे टाइम पे लगाते हैं जब बारिश नहीं हो रही है तो आप बहुत कम पानी इसको दीजिए। जब आप पौधा लगाएं उसके बाद जब ये इसका जर्मिनेशन हो जाए और आपको लगे 40, 45, 50 दिन बाद ये मुरझाने लगे हैं इसके पौधे, तो हल्का सा पानी आप चलाइए। फ्लड इरिगेशन है तो ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पानी ना भरे, सिर्फ नमी चाहिए इनको। और एक जब इनमें दाने बनने वाले हैं उससे पहले आप हल्का सा पानी चला दीजिए। 1 या 2 पानी बहुत ज़्यादा हैं इसके लिए, इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप बारिश के मौसम में लगाते हैं तो आपको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका पौधा जब बढ़ रहा होता है तो काफ़ी फुटेर लेता है, ये टेलरिंग काफ़ी होती है, जो दूसरे मिलेट जैसे कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट होता है उसमें नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए बीज दर इसका थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा दूर भी लगाया है पौधा तो वो फुटेर लेके, टेलरिंग लेके जो स्पेस होता है उसको कवर कर लेता है। कुछ किसान दोस्त और बाकी लोग कहते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण भी कराना पड़ता है, पर मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें किसी भी तरीके के खरपतवार को नहीं हटाना पड़ा। ये जब बढ़ रहा था, जर्मिनेट हो रहा था, बड़ी अच्छी इसने टेलरिंग ली, बाकी कुछ इसने होने नहीं दिया, और हमें किसी भी तरीके की खरपतवार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके जब बाल या पैनिकल आते हैं तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और काफ़ी सारी चिड़ियाएँ आती हैं इसको खाने के लिए, इसके ऊपर बैठने के लिए, जो आपके जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये चिड़िया आपके फसल को थोड़ा बहुत तो खाती हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें देकर भी जाती हैं। ये कीड़ों को खाती हैं, और साथ साथ जो इनकी बीट होती है खाने के बाद जो आपके खेत में डलती है, वो आपके खेत को बहुत मजबूत बना देती है, क्योंकि वो सीधा का सीधा कार्बन आपकी धरती को प्रदान करता है। इसमें किसी भी तरीके की बीमारी आमतौर पे नहीं लगते हैं, कीड़े लगने की कोई समस्या नहीं होती है। बट अगर आपके यहाँ पे कुछ बीमारी लग जाती है, कीड़े की समस्या आती है, तो आप पहले से नीम ऑयल रखें अपने पास, या सड़ी हुई छाछ या मट्ठा रखें,
जिसका स्प्रे आप 5 से 7 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर कर सकते हैं। ये फसल करीब 100-110 दिन में पक के तैयार हो जाती है, कभी कभी जल्दी भी हो जाती है। और जैसा मैंने बताया, संसाधन कम से कम चाहिए, पानी कम से कम चाहिए, खाद कम से कम चाहिए। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं और थोड़ा बहुत भी आपके ज़मीन में कार्बन है तो अलग से इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, या बीमारी और कीड़े लगने की समस्या नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से फसल हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं देती है। अब बात आती है कि इसकी कटाई कब करें। तो जब आप देखें कि जो इसके बाल या फ्रूटिंग है वो ब्राउन होने लगे हैं, पकने लगे हैं, तब आप इसकी कटाई शुरू करें। और कटाई करते समय विशेष तौर पे ध्यान रखें कि मौसम सूखा हो, नमी ना हो, बारिश ना हो रही हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो 3-4 दिन जब आपका मौसम बिल्कुल साफ़ हो तब उसकी कटाई करें, क्योंकि कटाई करने के बाद इसको आपको जब तक हार्वेस्टिंग करेंगे, इसके दाने निकालेंगे, तो 3-4 दिन आपको लग जाएगा सुखाने में और वापस इसको स्टोर करने में। तो ऐसे मौसम में बिल्कुल भी इसकी कटाई स्टार्ट ना करें जब बारिश आने की संभावना है अगले 3-4-5 दिन में। इसकी हार्वेस्टिंग आप मशीन से भी करा सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअली कराते हैं तो आप ऊपर के इसके बाल कटवा लें, कटवाने के बाद एक जगह इकट्ठा कर दें और उसके बाद इनको बरसा लें। आप इनको आसानी से डंडी, अगर वो अच्छी तरह पके हुए दाने हैं तो हल्की सी डंडी मार के वो सारे झड़ जाएंगे। और जब दाने झड़ जाते हैं उसके बाद आप ट्रैक्टर में पंखा लगा के और उसकी सफाई कर लें। जो उसमें कूड़ा करकट है वो निकल जाएगा और दाने दाने अलग हो जाएंगे। दानों को फाइनली स्टोर करने से पहले अच्छी तरीके से सुखा लें, एक बार चबा के देख लें कि वो सूखा हुआ है, नमी नहीं होनी चाहिए। और जब उनकी नमी पूरी तरीके से निकल जाए तब आप उनको स्टोर कर सकते हैं। जहाँ तक इसके उत्पादन की बात है, तो अगर फसल को सही समय पर लगाया जाए, इसकी अच्छी देखरेख की जाए और मौसम अनुकूल रहे, तो आप इससे आराम से 6 से 8 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ तक इसके स्वास्थ्य लाभ की बात है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार गेहूं और चावल का सेवन ना करें। बीच बीच में हम मोटा अनाज और स्पेशली सावा या बार्नयार्ड मिलेट को खाएं, क्योंकि इसमें ये सबसे पहले ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो किसी को भी अगर प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम की, सीलिएक डिजीज़ हैं, तो वो इसको खा सकते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, जिसका मतलब है अगर डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो ये शुगर, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, कहीं ना कहीं आपके हार्ट को मजबूत करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिवर पे बहुत अच्छा काम करता है। लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये माना जाता है कि ये उसके लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप हमेशा लाइट फील करेंगे इसको खा के और काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। तो स्वास्थ्य के बहुत लाभ हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेहूं चावल बंद कर दीजिए, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि बीच बीच में हफ्ते में 1-2 बार आप इसका सेवन कीजिए। अब बात आती है इसका सेवन कैसे कर सकते हैं। तो चावल से जो जो चीज़ें बना सकते हैं आप बनाइए। इससे खिचड़ी बनाइए, पॉरेज बनाइए, या फिर आप इसकी मिठाई बना सकते हैं, कुछ भी, इसका डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और किसी भी तरीके से इसका हफ्ते में 1-2 बार सेवन करना बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है इसकी खेती से जुड़ा हुआ, या अगर आपको इसको बोने के लिए बीज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।